Hello, students. I am your economics teacher Navdeep, and today we will start a new chapter named National Income and Related Aggregates. First concept is national income. So, firstly, you should know what is national income. National income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. अकाउंटिंग ईयर जैसे कि आपको पता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और उसकी एंडिंग होती है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए हम हमारी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम्स अर्नड हुई हैं उन सब का टोटल कर देते हैं और देन वी विल गेट नेशनल इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में के थ्रू आपके पास जो फैक्टर इनकम आती है उसको बोला जाता है प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड पीपल है उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दी हैं प्रोड्यूसर्स को यूज़ करने के लिए, तो उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट मिलता है। और अगर लैंड दी गई है यूज़ करने के लिए तो उसके बदले में रेंट मिलता है फैक्टर इनकम। और जो कैपिटल होती है कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। और जो लेबर वर्क करती है उसके बदले में कंपनसेशन दी जाती है। तो ये फैक्टर इनकम्स होती हैं जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होती हैं। इन सब का जब टोटल कर देंगे तो तब हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। और ये फैक्टर इनकम हमने किसकी लेनी है? हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स की, 1 ईयर की। ओके, नाउ हाउ फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम्स। जो फैक्टर इनकम्स हैं वो ट्रांसफ़र इनकम से कैसे डिफरेंट है? फैक्टर इनकम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। इसमें हम अगर कोई सर्विस देते हैं तो उसके बदले में हमें पेमेंट मिलेगी। बट ट्रांसफ़र इनकम वन साइडेड होती है। इसमें हम किसी के लिए कुछ नहीं करते बट फिर भी हमें कहीं से इनकम हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोनेशन हो गया या स्कॉलरशिप हो गई या किसी विक्टिम को कोई फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है, ऐसा कुछ। तो ये ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं। ट्रांसफ़र इनकम्स को हम ऐड नहीं करते जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। वी विल कंसीडर ओनली फैक्टर इनकम्स। नाउ हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। हम नॉर्मल रेजिडेंट किसको बोलेंगे कंट्री का? तो वो लोग जो कंट्री में रह रहे हैं 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर से, वो होंगे नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के। और इसके अलावा वो लोग जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में होने का मतलब कि वो प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटीज़ को हमारी कंट्री में ही कर रहे हैं, तो वो भी हमारी कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। तो 2 कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। वो हमारी कंट्री में 1 और मोर देन 1 ईयर से रह रहे हों या और इसके साथ ही उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारी कंट्री में ही है, तब हम उन्हें बोलेंगे कि वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स को आप एनआरआईज भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिया है, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब देखो वो वर्क बेशक फॉरेन एम्बेसीज में कर रहे हैं लेकिन वो है तो इंडिया में है ना, और जो पर्सन्स है वो भी इंडियंस हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट, बिकॉज ये रह भी इंडिया में रहे हैं और इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में ही है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब देखो ये है भी इंडियंस हैं और ये जो वर्क कर रहे हैं वो भी इंडिया में कर रहे हैं, इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में है, इसलिए इनको भी हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपको नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के भी आपको ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो वो 2 कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो फिर तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, और अगर नहीं कर रहे तब वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं।
नाउ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। देखो, जब आप नेशनल कंसेप्ट की बात करोगे तब आपने आपकी कंट्री में आपकी कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन सब की फैक्टर इनकम का टोटल करना है। चाहे आपकी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो आपकी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, चाहे आपकी कंट्री से बाहर रह रहे हैं, कंडीशन ये है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए आपकी कंट्री के, उनकी इनकम आपने लेनी है। बट जब आप डोमेस्टिक कंसेप्ट की बात कर रहे हो वहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि वो पर्सन्स आपकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हो, उनकी इनकम को आपने लेना है। चाहे नॉन रेजिडेंट इंडियन आ रहे हैं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे रेजिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो आपकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। बट नेशनल कंसेप्ट में क्या था, वहाँ पे कंडीशन थी कि वो नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, चाहे कंट्री के टेरिटरी के अंदर आए चाहे बाहर आए। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री आपकी कंट्री की। इससे भी वाइडर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जहाँ तक जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कंट्री का किया जाता है, जहाँ तक जिस लेवल तक जिस टेरिटरी तक गुड्स सर्विसेज कैपिटल का फ्रीली फ्लो होता है, उसको बोला जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री। नाउ द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो आप नेशनल इनकम उससे कैसे निकालो? कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है तो आप उसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, डोमेस्टिक इनकम में इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम भी इंक्लूड होती है और नॉन रेजिडेंट की भी इनकम इंक्लूड होती है जो टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, बट नेशनल इनकम में तो नॉन रेजिडेंट की इनकम नहीं आती, तो डोमेस्टिक इनकम में से हम वो वाले नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को माइनस कर देंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। और नेशनल इनकम में वो वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम भी ऐड होती है ना जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर रह रहे होते हैं, तो उसको हम ऐड कर देंगे। हम वो वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर रह रहे थे, तब हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसको इन सिंपल, जिसको हमने प्लस या माइनस किया, इसको हम सिंपली बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे निकलता होता है कि हमारे रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम कमाई है, जो फैक्टर इनकम कमाई है, हमारे रेजिडेंट कौन से? जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं और वो रह कहाँ रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर। अगर बाहर रह रहे हैं तो उन्होंने पैसा भी वहीं से कमाया होगा ना, तो ये वो वाली इनकम है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट्स, कि वो रेजिडेंट हमारे हैं बट वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर रह रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने किसको माइनस करना है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन अवर डोमेस्टिक कंट्री। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो नॉन रेजिडेंट रह रहे थे उनकी फैक्टर इनकम को जब हम माइनस कर देंगे इसमें से, तब हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कि हमने अब्रोड से पैसा कमाया कितना है। हमारे रेजिडेंट्स ने जो कमाया है उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया जो हमने नॉन रेजिडेंट्स को दिया है हमारी कंट्री ने, तो हमारे पास नेट बच जाएगा कि हमारे रेजिडेंट्स ने कितना पैसा कमाया दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, तो ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड कर दोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर आपको नेशनल इनकम दे रखी है तो उसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब देखो, जो डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम को ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और नेशनल इनकम को ही नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है, सेम मीनिंग है इनका। उसके बाद है ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रोस और नेट कंसेप्ट में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जो ग्रोस कंसेप्ट है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और जो नेट कंसेप्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता। ओके, नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब रहेगा। आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सब्सिडी का यूज़ करते हैं चीज़ों का प्रोडक्शन करने में। तो जो सब्सिडी होती है ना वो कॉस्ट का ही पार्ट बन जाती है, ठीक है। और वो सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है प्रोड्यूसर्स को, ताकि मार्केट प्राइस लो रहे, अफोर्डेबल रहे। तो जो सब्सिडीज़ होती हैं वो मार्केट प्राइस को डिक्रीज़ करती हैं, कम करती हैं। और जो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं जितने भी, जैसे जीएसटी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को हाई करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो मार्केट प्राइस होता है इसमें सब्सिडीज़ एक्सक्लूड होती हैं, ये कम करती हैं मार्केट प्राइस को। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वो इसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम कुछ भी, आपको बोला गया है कि ये फैक्टर कॉस्ट पे आपके पास गिवन है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है इसका। तो आप मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करोगे और सब्सिडीज़ को माइनस करोगे, ठीक है। तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। और जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं सब्सिडीज़ को माइनस करने के बाद। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे आंसर, ठीक है। और अगर आपको मार्केट प्राइस दे रखा है और आपको बोला कि फैक्टर कॉस्ट निकालो, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होते हैं बट कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होते, तो मार्केट प्राइस से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे आंसर। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।